नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन आज शुरुआत करेंगे मुंबई रेंज से, क्योंकि मुंबई में लगातार भारी बारिश हो रही है। शुक्रवार के दिन से ही हम देख रहे हैं कि लगातार भारी बारिश चल रही है और इसका मुंबई का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने कि इस बारिश में हालात क्या है शहर के, क्योंकि 2 दिनों से रेड अलर्ट है और शुक्रवार से ये लगातार बारिश चल रही है। क्या कुछ हाल है पूरे शहर का, देख लेते हैं। मुंबई का रुख ले बीते कुछ दिनों से आसमानी बारिश आफत बनकर बरस रही है। फिलहाल जो तस्वीरें मेरे आसपास आप देख रहे हैं, ये मुंबई के गांधी मार्केट इलाके की है, जो फिलहाल पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। देख पाएंगे कि जो जल स्तर है वो हमारे घुटनों तक पहुंच चला है और इस वक्त हम जो सड़क है उससे ऊपर यानी कि फुटपाथ पर मौजूद है। फुटपाथ पर आप समझ पाएंगे जब घुटने तक पानी है तो सड़कों पर कितना गहरा पानी होगा। फिलहाल जो डेली रूटीन लाइफ है मुंबईकरों की, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। उसमें पूरी तरीके से परेशानियों का सामना जो मुंबईकर है उन्हें करना पड़ रहा है। जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो फिलहाल स्लो हो चला है। जो आम नागरिक हैं वो कहें कि बेहद ज्यादा संघर्ष करते हुए आज सड़कों पर उतर रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 200 mm से अधिक जो बरसात है वो दर्ज की गई है। फिलहाल जहां पर हम मौजूद है, हमारे इस तरफ अगर विनायक कैमरा पैन करें तो आपको नजर आएगा कि एक पुलिस स्टेशन है जो कि इस पूरे बारिश में भी प्रभावित हुआ है। देख पाएंगे कि जो पुलिस स्टेशन का प्रीमाइसेस है वहां भी पानी अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है और एहतियात के तौर पर जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, तैनात हैं, ताकि किसी आम नागरिक को जो मुसीबत है उससे दो चार ना होना पड़े। दूसरी तरफ देख पाएंगे कैसे जो ट्रैफिक अधिकारी हैं, बीएमसी अधिकारी हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं और लोगों की सहायता करने में जुटे हुए हैं। हमें फिलहाल यहाँ पर सड़क नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते हमें भी एहतियात के तौर पर धीरे धीरे हमारे कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं। सपोर्ट लेते हुए हम आप तक एक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पे तो पानी है ही, फुटपाथ भी पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। लोकल ट्रेनें काफ़ी देरी से चल रही है, उड़ानों पे असर हो रहा है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि कल तक ये बारिश जारी रह सकती है। हालांकि जो इंटेंसिटी होगी वो कल से धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आसपास के जो राज्य है, गुजरात, कोंकण के इलाके, गोवा, यहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो रही है। गोवा को लेकर तो कहा जा रहा है कि 24 अगस्त तक वहाँ पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। और यही नहीं, महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे जिले हैं, कोस्टल बेल्ट खास करके, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मुंबईकरों को कल से राहत थोड़ी मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि अगस्त के पूरे महीने में हल्की फुल्की बारिश का दौर शुरू रहेगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो कम जरूर हो जाए, लेकिन जो हल्की बारिश रहेगी वो जारी रह सकती है अगस्त तक। चलिए आगे बढ़ते। एक और अहम खबर ये है कि रॉ कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी हटा दी गई है। जो इफेक्टिव ड्यूटी 11% थी उसको हटा दिया गया है और 19 अगस्त से 30 सितंबर तक ये राहत कॉटन इंपोर्ट पर दी गई है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण शेख सरिया जी हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये राहत पर्याप्त है? आपको लग रहा है कि इसकी समय सीमा और बढ़नी चाहिए थी? देखिए, नमस्कार जी। लास्ट टाइम भी 2 साल पहले गवर्नमेंट ने ये राहत दी थी, बट ये दी थी इन द मंथ ऑफ जुलाई में। अभी आज 40 दिन के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी कंट्री से माल अब इम्पोर्ट करिए, वेदर इट इज इन यूएसए से करिए, ब्राजील से करिए, कहीं से भी करेंगे, तो इसके अंदर आपको कम से कम 40 दिन का ट्रांजिट पीरियड लगता है। और 40 दिन के ट्रांजिट पीरियड के अंदर आपका कोई भी माल हिंदुस्तान में नया माल नहीं पहुंच सकता है। हाँ, ये बात पक्की है कि जो माल इन ट्रांजिट है, जो मिलों ने इंपोर्ट करके रखा हुआ है, जो मिलों के कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है, जो शिपमेंट हो गए हैं या होने वाले हैं, उसके अंदर मिलों को राहत मिल सकती है। उसके अंदर मेरे हिसाब से लगभग 2 से 3 लाख गार्ड का बेनिफिट मिलों को मिलेगा। तो इन ट्रांजिट जो माल है उनको राहत है। आपको लग रहा है कि 40 दिन तो ट्रांजिट पीरियड में लग जाते हैं, ऐसे में वो माल आते आते ही वो ड्यूटी फ्री की अवधि खत्म हो जाएगी। आपको लग रहा है कि आगे कुछ और इसे बढ़ाया जा सकता है इस अवधि को? सर देखिए, बढ़ाने का तो ऐसा है कि ड्यूटी लगनी नहीं चाहिए, बट अभी जो ड्यूटी लगी हुई है तो उसको अभी निकालने के लिए ये जो पीरियड है, दिस इज अ स्लैक पीरियड, दिस इज अभी जैसे आप लोग का टीआरपी में होता है पीक पीरियड, नॉन पीक पीरियड, तो ये नॉन पीक पीरियड है जिसके अंदर कोई कपास की अराइवल नहीं होती है, तो उसमें फार्मर्स को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। और अभी 1 अक्टूबर से
अराइवल चालू होने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 30 सितंबर तक का किया, और कॉटन फाइनेंशियल ईयर भी, कॉटन क्रॉप ईयर भी 30 सितंबर को खत्म होता है। तो आगे बढ़ाने की संभावना कमती है। मिल वाले, इंडस्ट्री वाले, एसोसिएशन वाले कोशिश कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन दी है गवर्नमेंट को कि आपने इतना दिया है तो कम से कम इसको बढ़ाने के सिवाय आप इसको ये कर दीजिए कि जो शिपमेंट बिल ऑफ लैंडिंग डेट है वो 30 सितंबर तक होनी चाहिए। शिपमेंट आपका 30 सितंबर को हो जाना चाहिए, भले ही माल आपका अक्टूबर में आवे, नवंबर में आवे। तो उससे राहत मिल सकती है मिलों को, और उसमें क्वांटिटी मेरे हिसाब से एडिशनल क्वांटिटी 15-20 लाख आ सकती है। चलिए, तो ये अच्छी बात है। सर, एक सवाल ये होगा, क्या अमेरिका के साथ जो ट्रेड वार्ता चल रही है, क्या उसी के तहत इसे हटाया गया है ताकि अमेरिकी कॉटन यहाँ पे भारत में आ सके? सर, अमेरिकन कॉटन तो ऐसी भी आ ही रही है, तो उसका मेरे को नहीं लगता है कि उसके कारण ये हुआ है। ये तो मांग गवर्नमेंट इंडस्ट्री की और ट्रेड की मांग काफी 2 महीने से, 1.5 महीने से पेंडिंग पड़ी है गवर्नमेंट के पास। उनका पहले मिनिस्ट्री टेक्सटाइल में गई थी, पीछे कॉमर्स में गई, पीछे फाइनेंस मिनिस्ट्री में गई है। तो उसका कोई लेन देना नहीं है इससे, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना है, बिकॉज अमेरिका के अंदर भी ऐसा कोई माल है भी नहीं जो इमीडिएटली शिपमेंट हो जाएगा, और वो माल आएगा भी तो ये ड्यूटी खत्म होने के बाद माल अराइव होएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सर, कई सारे एक्सपोर्टर्स कहा जा रहा है कि अब अपना प्रोडक्शन को विदेश में शिफ्ट करने की विकल्प तलाश रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे मेक इन इंडिया को झटका लगेगा? देखिए, ऐसा है कि ये सब जो नी जर्क रिएक्शन होते हैं, मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई जिसके पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, जैसे कई कंपनियों के पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, अफ्रीका के अंदर है, कई लोगों के पास यूके के अंदर है, तो ऐसा उन लोग वहां पे थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं। बट कोई नए तरीके से अगर आज कोई भी हाउस, इंडस्ट्रियल हाउस उधर जाके सेटअप करे, और पीछे उसको सेटअप करने में 1 साल लग जाएगा, और उसके बाद में अभी ट्रम्प साहब की भी जो टर्म है वो 3 साल में एक्सपायर हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंकिंग। आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से कोई भी ऐसा काम करेगा। सर, आपके इंडिया का प्रोडक्शन अभी भी इंडिया में ही रहेगा, और मेरे को जहां तक मेरा मानना है, हिंदुस्तान के अंदर डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी बढ़ेगा, और आपका अदर मार्केट, यूएसए में भी मार्केट जाएगा। कोई मेरे को नहीं लगता है कोई ज्यादा ऐसी चिंताजनक बात है आज के तारीख में। ओके, शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला, अहम खबर पर अपनी राय आपने रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्राइस के हिसाब से बात कर लेते हैं। कॉटन का प्राइस आउटलुक, केडिया जी, आप भी कॉटन को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्या लग रहा है प्राइस आउटलुक किस तरफ आप जाते देख रहे हैं कॉटन के प्राइसेस को आगे? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। देखिए, कॉटन काफी इम्पोर्टेंट है। हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आते हुए देखिए। इंटरनेशनल में अगर आप देखेंगे तो करीबन 64-65 सेंट के नीचे नहीं जा पा रहा है, ना ही 69-70 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। रिसेंटली यूएसडी की जो रिपोर्ट आई है उससे एक चीज तो क्लियर है कि हमारे पास माल काफी सफिशिएंट है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए है कि जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना, ये नियर बाय कंट्रीज है, उनकी रेट्स के मुकाबले हम काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। हाँ, आज के स्टेप के बाद डेफिनेटली थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ जरूर दिखेगा, बट प्राइस वाइज मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, बिकॉज सीआई की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार जो अपनी कंजम्पशन है वो 314 के आसपास है, जबकि प्रोडक्शन हम जानते हैं कि पिछले 4-5 सालों से जहां पे हम 356-350 लाख गठान का प्रोडक्शन करते थे, अब वो लगभग 300 के करीब है। तो मिसमैच तो है, लेकिन अभी भी स्टॉक टू यूज रेशियो अगर कॉटन की केस की बात करें तो कंफर्टेबल जोन पे है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तेजी एज ऑफ नाउ तो दिखाई दे रही है प्राइसेस में। ओके, एक केडिया जी, एक सवाल हल्दी को लेकर है। हल्दी में 2 गुट काम करते दिख रहे हैं। एक तो निजामाबाद की है, आपको पता ही होगा, जो वहाँ पर वेयर हाउसेस में माल में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, हालांकि अभी वो जांच के घेरे में है, एक्सचेंज अपनी तरफ से पूरी जांच कर रहा है। और दूसरा गुट है सांगली का, जो तेजी की पोजीशन में कुछ ट्रेडर्स और वो चाहते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर का अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट हो वो देरी से लॉन्च हो, ताकि वो अपनी तेजी के सौदे को सही समय पे और अच्छे भाव पर निकल पाएं। क्या लग रहा है सर, ये क्या हो रहा है हल्दी में? देखिए, क्वालिटी को लेकर ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है। अगर हम काफी कमोडिटी, देखिए आप कोई भी जैसे स्टॉक होता है, स्टॉक को हमको मालूम है कि एक जैसी दिखते हैं, बट जब हम कमोडिटी की बात करते हैं तो हर लोकेशन की अपनी पेक्युलरिटी होती है, उसके चेंजेस आते हैं। जो मैंने कल के सेशंस में पढ़ा, आपने भी जो जिस ढंग से बताया, तो डेफिनेटली उसमें क्वालिटी को लेके कुछ कंजन है। लेकिन हाँ, इस बार देखा जाए तो एक ऐसा जंचर है हल्दी के लिए, क्योंकि एक तरफ जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो काफी टाइट दिखाई दे रही है, बट उसका रिफ्लेक्शन प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रहा है।
पिछले सालों में भी हमने देखा स्पेंड मार्केट में आ रहा है, मिक्सिंग आ रहा है, तो ये सब चीजें चलती है। हाँ, इस बार जो नंबर्स हम देख रहे हैं सोइंग को, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में भाव गिरेंगे जरूर, लेकिन अगला जो 4 महीने की अगर बात करें, वहां पे माल का शॉर्टेज डेफिनेटली रहेगा, जिसके चलते उम्मीद जताई जा रही है कि प्राइजेस में 3-4 महीने में एक स्पाइक आ सकता है। तो डेफिनेटली क्वालिटी को लेकर इश्यू जरूर है। आई थिंक मैकेनिज्म एनसीडीएक्स के पास भी है, और ऑलरेडी फिजिकल की जो मंडीज है वो चीज को देख रही है। बट फिजिकल साइड पर्टिकुलरली क्वालिटी को लेकर मुझे लगता है कि एनसीसीएल एंड एनसीडीएक्स दोनों ही शिकायत जो मिली है उसके ऊपर काम जरूर कर रही है। बट हाँ, हल्दी इस बार कुछ ऐसा मतलब कमोडिटी हम बोल सकते हैं जहाँ पे फंडामेंटल मतलब बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइट है, बट रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। उसके काफी कारण हो सकते हैं, चाहे मिक्सिंग है, चाहे हम बोल सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रस्ट होता है एग्री के अंदर, जो क्रेडिट लाइन है वो पिछले 3-4 सालों से डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इसके लिए कोई भी ऑफटेक नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, आपका अपना ये रुख है, लेकिन दोनों ही गुट के लोग, दोनों ही शहर के लोग अपने अपने राय दे रहे हैं, अपनी नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। हालांकि इसकी जांच हो रही है, सब कुछ अगले हफ्ते तक साफ हो जाएगा। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद नॉन एग्री मार्केट की बात करेंगे। हमारे दोनों मेहमान अनिंद बैनर्जी, भाविक पटेल और केडिया जी भी तीनों बने रहेंगे। जल्द लौटते हैं और शुरू करेंगे सोने, चांदी, क्रूड और मेटल्स पर चर्चा। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। गोल्ड की चाल आज बिल्कुल सुस्त है, 99,350 के नीचे यहां पर ट्रेडिंग हो रही है। और चांदी में थोड़ी मुनाफा वसूली बढ़ी है, 1,13,000 पे आ चुका है, आधे % की गिरावट यहां पे। इंटरनेशनल मार्केट में 0.5% की गिरावट। आनंद सर, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पे आपकी राय क्या है? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, जब मतलब गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में कोई ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर के कारण कोई मूव आता है, तो दैट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स, और वो अभी एग्जैक्टली वही है। क्योंकि जो रशिया यूक्रेन का एक सिचुएशन अभी सॉल्व होने का जो एक माहौल आपका बन रहा है, उसमें ये गोल्ड और सिल्वर में जो सेल ऑफ है ये टेम्पररी है, और ये अपॉर्चुनिटी देगा अराउंड 98,000 या 98,500 के आसपास एमसीएक्स में टू एक्यूमुलेट। क्योंकि एक और फैक्टर भी प्ले आउट हो रहा है, वो है स्ट्रेंथनिंग इंडियन रूपी। क्योंकि जो अभी 87 88 11 के आसपास है स्पॉट, वो हो सकता है आने वाले दिनों में 87 50 तक भी आ जाए। उसमें एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। कॉमेक्स में या स्पॉट गोल्ड में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए एक्यूमुलेट करना। गोल्ड अराउंड 98,000 और सिल्वर अराउंड 1,11,500 के आसपास, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड और सिल्वर का ट्रैजेक्टरी अपवर्ड है। क्योंकि उनका जो प्राइमरी सपोर्टिंग फैक्टर है वो है डी डॉलराइजेशन, और उसमें कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट उसमें सब काम आगे बढ़ रहा है एट फुल स्पीड। ओके, तो आपको लग रहा है कि थोड़ी गिरावट यहाँ पर आ सकती है, 1,11 तक आपको चांदी दिख सकती है, 97,000 तक यहाँ पर सोना दिख सकता है, क्योंकि रिस्क प्रीमियम कम हो रहा है जैसे जैसे सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है। और इधर रुपया भी मजबूत होता दिख रहा है, 87 रुपये 15 पैसे के आसपास $1 का भाव है। रिकॉर्ड स्तरों से अच्छी यहाँ पर रिकवरी लौटी है, तो वो दबाव यहाँ पे घरेलू बाजार में दिख सकता है। तो आपके लिए लॉन्ग टर्म अभी भी ट्रेंड तेजी का है, ये कहना बैनर्जी जी का है। आप बताइए भाविक जी, आपकी राय क्या है सोने चांदी पर आज? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। मुझे भी लग रहा है कि सोने चांदी आज दोनों में बिकवाली करके चलना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे आपने बताया कि अभी जियोपॉलिटिकल कंसर्न अगर बोले तो वो थोड़े कम हो चुके हैं। और दूसरा, अगर ये डेटा भी देखे ये वीक का, तो बहुत लाइट डेटा है। शायद अभी नेक्स्ट ट्रिगर जो रहेगा मार्केट में वो जेरेमी पोवेल की जो स्पीच रहेगी जैक्सन होल के बाद, वहां पे एक इंडिकेशन मिलेगा कि सितंबर में कितना रेट कट होना चाहिए। हालांकि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि 25% रेट कट हो सकता है। अभी लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि ट्रिगर्स कोई मिल नहीं रहा है। दोनों में बेच के चलना चाहिए। जहाँ पे सोने में 99,150 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, 98,700 के टारगेट के लिए, और 99,350 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी में भी सिल्वर मिनी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी बेच के चल सकते हैं अराउंड 1,13,250 के करीब, 1,12,400 के टारगेट के लिए।
और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 1,13,850 का। ओके, तो सोना और चांदी दोनों में आपको भी लग रहा है कि थोड़ी गिरावट आ सकती है। केडिया जी, आपको भी लग रहा है थोड़ी नरमी यहां से? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि भाविक जी ने जैसे बताया इंट्राडे में मुझे भी वीकनेस दिखी है। इसके 3-4 कारण है। सबसे पहले आप देखते हैं कि जो अभी युद्ध चल रहा है, तो मैं बोलता हूं कि अगर ये सीज फायर नहीं होगा तो क्या होगा। तो सीज फायर नहीं होता है तो 2 साल पहले जो लड़ाई चल रही थी वो एज इट इज चल रही है, जिसमें रशिया का पलड़ा काफी भारी है। तो अगर ये सीज फायर नहीं होता तब भी सोने चांदी को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज डाइजेस्टेड है। अगर पार्शियल सीज फायर होता है या सीज फायर की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो वॉर प्रीमियम रहता है वो और कम होने की गुंजाइश है, जो गिरेगा। साथ में हम देखेंगे फेड की जो मिनट्स आनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल ही बता दिया गया था कि 1% तक का रेट कट एक्सपेक्टेड रहेगा 2025 में, और अब सितंबर में 0.25, उसके बाद भी अगर 0.25 है तो मार्केट करेक्ट कर जाएगा, क्योंकि मार्केट ने फैक्टर इन कर चुका है 0.5 तक का रेट कट। इसके बियॉन्ड आता है तो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। लास्ट डॉलर की अगर बात करें तो जुलाई में हमने देखा था कि 96 का लो लगाने के बाद अब ये पॉजिटिव साइड एक कंसोलिडेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली अरविंद ने जैसे कहा कि डीडॉलरेशन हो रहा है, डेफिनेटली वो गोल्ड के लिए एक सपोर्टिव रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अब तक 40% का जो रिटर्न पिछले 1 साल में मिल चुका है, यहां से डाइजी बन रहा है। इसके लिए $3500 के ऊपर गोल्ड बिल्कुल नहीं जा पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में मजबूती मैं भी देख रहा हूं, जिस ढंग से अपग्रेडेशन हुआ है और गवर्नमेंट भी कुछ, जैसे आज हम जीएसटी की रेट्स में कटौती, तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा। बट टाइमिंग आज इंट्राडे की अगर बात करें तो ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, जहां पे गोल्ड मिनी का 99,000 का पुट लेना है 700 रुपए में। 500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1100 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर में अगर आप कर रहे हैं तो 99,700 में आप बिकवाली करके चलिए, 1,01,00,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 99,000 का रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एज कंपेयर टू गोल्ड चांदी थोड़ी स्टेबल है, लेकिन जब तक $39 के ऊपर वापस रिगेन नहीं करती है, हाई पॉसिबिलिटी है हम 3720 तक का इमीडिएट सपोर्ट देख पाएंगे। जो डोमेस्टिक मार्केट में 1,14,000 पे बिकवाली करनी है, 1,15,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,12,500 तक का टारगेट रहेगा। ऑप्शन के जरिए अगर एंटर करते हैं तो 1,14,000 का पुट खरीदीजिए 1,000 रुपए में, 600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1,800 का टारगेट रहेगा। तो इंट्राडे में आप दोनों एक्सपर्ट को लगता है कि बेचना चाहिए। 1,14,000 के स्ट्राइक की पुट खरीद ले सिल्वर मिनी की, या फिर गोल्ड के 99,000 के स्ट्राइक की पुट खरीद सकते हैं। ये केडिया जी की तरफ से सलाह है। कच्चे तेल पर राय जानते हैं। बैनर्जी जी, कच्चा तेल कैसा दिख रहा है यहाँ से? आज ये भी कमजोर है, और गिरावट बची है इसमें कि पूरी हो चुकी है? सारी खबरें डिस्काउंटेड है। कच्चा तेल में एक्चुअली एक डबल बैरल इम्पैक्ट है। एक तरफ अगर डॉलर टर्म्स में देखें, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन के वजह से एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, और जो रुपी अप्रिसिएशन जो गोल्ड और सिल्वर में एक टेम्पररी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, वही कच्चा तेल के लिए, ट्रेडर्स के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट लाएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है। हो सकता है आपका 5400 तक भी ये अभी एक सपोर्ट है ऑन सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद अराउंड 5320 तो सेल ऑन राइज करना चाहिए जब तक 5560 के ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक स्टॉप लॉस लेके सेल ऑन राइज करना चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आपके तरफ से। केडिया जी, आपकी राय क्रूड पर? देखिए, कच्चे तेल में डेफिनेटली अगर ये सीज फायर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल पे दबाव ही लाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आप 5500 का पुट खरीदीजिए 200 रुपए में, टारगेट रहेगा 300 का, 140 का स्टॉप लॉस रहेगा। फ्यूचर में भी हमने बार बार देख रहे 5500 का पहले लेवल टूट नहीं रहा था, अब जिस ढंग से 5500 का लेवल ऑलमोस्ट तोड़ चुका है, तो 5500 पे बिकवाली करके चलिए, 5580 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5380 तक का टारगेट रहेगा। ब्रेंट में भी मुझे लगता है कि 63-64 तक के सपोर्ट रहेंगे, तो कच्चे तेल में दबाव कंटिन्यू रहेगा। आपकी राय क्रूड पर? मुझे भी लग रहा है कि कच्चे तेल में दबाव कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सपोर्ट देखे तो वो नीचे आ रहा है, जहां पे पहले 56-5500 का सपोर्ट था, अब आ रहा है 54-5300 का। और ये जो रशिया में और यूएस के बीच में बातचीत हुई, उससे ये पता चल गया कि कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने वाला नहीं है। और अगर लॉन्ग पोजीशन भी देखे इंटरनेशनल मार्केट में, तो 2009 के बाद सबसे कम लॉन्ग पोजीशन है। दैट मीन्स कि अभी भी जो हेज फंड्स है उनको लग रहा है कि कच्चा तेल और नीचे जा सकता है, तो बेच के ही चलना चाहिए। 5515 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 5430 के टारगेट के लिए, और 5575 का स्टॉप लॉस रहेगा। भाविक, फटाफट से बता दीजिए बेस मेटल्स में आपकी टॉप पिक, एक कोई कॉल? जी, बेस मेटल में जिंक में बेच के चल सकते हैं 266 के करीब, 263 के टारगेट के लिए, और 268 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो जिंक बेचने की सलाह है। आपकी राय क्या है अनिल सर बेस मेटल्स में? जिंक और कॉपर दोनों में सेल करके चल सकते हैं।
ओके, जिंक और कॉपर दोनों बेचने की सलाह है, तो सिमिलर राय यहाँ पर आ रही है, जिंक दोनों एक्सपर्ट की बेचने की सलाह। केडिया जी, आपकी राय बेस मेटल्स पर? कॉपर एंड जिंक दोनों में एक टेम्परेरी फॉल रहेगा, जहां पे कॉपर 884 पे बेचिए, 877 का टारगेट रहेगा। जिंक में कल भी बड़ी गिरावट थी, आज भी कंटिन्यू रहेगी, जो 266 पे बेच के चलिए 262 के टारगेट के लिए। ओके, केडिया जी, नेचुरल गैस में कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या? बिल्कुल, नेचुरल गैस में कल हमने थोड़ा बाउंड जरूर आते हुए देखा, बट अभी भी स्टोरेज काफी अच्छा है, उसके हिसाब से बिकवाली करके ही चलना चाहिए। जहां पे 250 का पुट खरीदिए 5 रुपए में, 2 का स्टॉप लॉस लगाइए, 10 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर में भी मुझे लगता है 245 तक का टारगेट रहेगा, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जिसकी गिरावट कंटिन्यू दिखाई दे रही है। ओके, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे अगले शो का, इफिनो जंक्शन का। जल्द लौटते हैं।